दोस्तों, कश्मीरी लेखक कल्लन ने राज तरंगिणी पुस्तक लिखी थी 1150 के आसपास, और उसके बाद तक भी वो लिखी जाती रही। दूसरे जो लेखक थे वो भी उसमें शामिल थे, जॉन राज भी उनमें से एक थे। तो वो इतिहास पर थी, कश्मीर के इतिहास पर। उन्होंने कैसे बताया है कि कश्यप ऋषि ने किस तरह कश्मीर में जो पानी भरा रहता था उसके बाद किस तरह वहाँ पे उन्होंने शुरुआत की कश्मीर में ज़मीन के साथ, और किस तरह उसका वहाँ पे जो है शुरुआत हुई। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा क्रोनोलॉजी के साथ कि 3100 में जो महाभारत युद्ध के बाद 3100 BC के 1000 वर्ष तक पांडवों के वंशज ने वहाँ पे शासन किया। और उसके बाद के भी जो राजा दिए हैं, उन्होंने जो नाम दिए हैं, उनके बाकायदा उनका कार्यकाल भी दिया है और उनके समय को अच्छी तरीके से बताया है नामों के साथ। तो ये तो एक तरह से डेट फिक्स होती है महाभारत की। और शास्त्रों में भी 3104 BC कुछ ऐसे ही लिखा गया है, महाभारत युद्ध के बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई। तो जो युग हैं, युग तो एक काफ़ी गहरे जो है विषय है, इन पे तो अलग से एक बातचीत कर सकते हैं। तो ये महाभारत की जो 5000 या 5100 BC के आसपास का समय बनता है, जबकि ये पढ़ाते हैं उसको 900 से 1200 BC में। तो एक तो सिलेबस में यही, और ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं, उनको माइथोलॉजी कहते हैं। ये अपने तो जो है क्रिश्चियन का इनका जो थ्योरी है, जो अब्राहमिक रिलीजन है, तो ये बताते हैं कि कुल 4000 BC पहले तो ये संसार बना है, ये ब्रह्मांड बना है, और 3000 BC पहले संसार की शुरुआत हुई। यानी कुल 5000 BC तक का ही सारा जो है ये संसार में जितनी भी घटनाएं हैं ये वैसी हैं। तो ये अपने क्रिश्चियन जो इनका फेथ है उसको ये जो है असली बताते हैं कि वो तो बिल्कुल ट्रुथ है और वो तो हिस्ट्री है, और भारत के जो रामायण है, महाभारत हैं, ये माइथोलॉजी हैं, ये तो लोगों के अपने ही विचार हैं, ये तो इतिहास है नहीं। अच्छा, फिर इनका जो जितने भी क्रिश्चियन जो अब्राहमिक जो लेखक हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम्स, इनकी यही कोशिश होती है कि 3000 BC से पहले पहले भारत का इतिहास, उससे कम कम का इतिहास लिखा जाए, ताकि ये दिखाया जाए कि भारत इतनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति नहीं है, ये हमारे बाद ही के ही हैं। इसलिए इन्होंने जो है 1700 BC में सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति और 1500 BC में आर्यों का आगमन, और 200 साल का अंतर है, फिर भी आर्यों को इन्वेडर से घोषित करते हैं। जबकि जो मैक्स मुलर ने दिया है कि लैटिन और ग्रीक के संस्कृत के साथ साम्य है, और जो पर्शियन है उसके साथ जिंद अवेस्ता जो उनका ग्रंथ है वो वेदों के साथ मिलता है, तो उसका कारण उनको क्योंकि ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, उसका कारण दूसरा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि लिथुआनिया की जो अपनी लैंग्वेज है वो बिल्कुल संस्कृत से मिलती जुलती है। तो इसमें एक ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का एक वर्णन आता है, जिसमें जो राजा सुदास थे उन्होंने विश्वामित्र को अपने पुरोहित से हटाकर वशिष्ठ ऋषि को अपना पुरोहित बना लिया था। तो उन्होंने 10 राजाओं के साथ मिलकर राजा सुदास जो कुरुओं का पूर्वज था उसके साथ युद्ध किया था, और ये युद्ध रावी के किनारे हुआ था। तो जो युद्ध था वो राजा सुदास ने जीता था। तो जो 10 राजा थे वो युद्ध हारने के बाद वो अलग अलग इलाकों में चले गए। महाभारत में भी आता है कि उत्तर कुरु और उत्तर मद्र जो 2 जनपद थे ये हिमालय के दूसरी तरफ थे, यानी हिमालय के इस तरफ नहीं थे। और उत्तर कुरु तो जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, और जो कुछ आजकल मिडल ईस्ट है, इस तरफ जो है पड़ता था। तो जो 10 राजा गए वो अलग अलग क्षेत्रों में गए। जिस तरह जो मितानी एक हिंदू सभ्यता का एक शहर कुछ समय पहले निकला था 1300 BC का सऊदी अरब में, तो वो भी वो जो 10 राजा थे वो उन्हीं का ही जो है आगे जो है वो साम्राज्य था। और इसी तरह जो एशिया माइनर यानी तुर्की में जो एक शिलालेख कहते हैं जिसमें वैदिक देवताओं का जिक्र है, तो वो वरुण, इंद्र, इस तरह के देवता। तो जो 10 राजा थे वो क्योंकि वैदिक राजा ही थे, तो उनके उस तरह के वहाँ पे ऐसे प्रूफ मिलते हैं। इसी तरह सेंट्रल एशिया में तो काफ़ी देर बाद तक भी हिंदू सभ्यता के प्रूफ रहे। और जो ग्रीक हैं, ग्रीक तक भी वो जो राजा थे वो 10 राजा वो वहाँ तक भी गए। और जितने भी जिनकी बात करें, और जो ईरान की बात है उनमें भी जो एक उसमें वंश था 10 राजाओं में, वो पर्शिया जिसके नाम पे बाद में ये पर्शिया जिसको कहते हैं या फारस, उससे मिलता जुलता ही नाम था। तो वो भी वैदिक ही लोग ही थे, इसलिए थोड़े से परिवर्तन हुए हैं उनमें। और वो काफ़ी खासकर जो ईरान में, फारस में जो जिंद अवेस्ता और उनका पारसियों का जो ग्रंथ है, बाकी वो क्योंकि वैदिक लोग ही थे, तो जब दूसरी जगह जाते हैं तो कुछ विचार, कुछ परिवर्तन, कुछ सोच बदल जाती है, कुछ अलग हो जाता है।
तो बेसिकली ये है कि यहाँ से माइग्रेट किया उन लोगों ने बाहर की तरफ, ना कि बाहर से आर्य अपने देश में आए। तो ये भी सिलेबस में आने वाले समय में शामिल हो सकता है। और कुछ जो वेदवीर आर्य जी एक विद्वान हैं, और नीलेश ओक एक विद्वान आजकल हिंदू संस्कृति पे और भारतीय संस्कृति पे जिस तरह काम करते हैं, तो उन्होंने तो वेदों का जो पीरियड बताया है वो लगभग 24,000 साल पहले बताया है। तो इसी तरह का रामायण का काल कोई 14,000 साल पहले बताया है। तो ये अभी तो क्योंकि पूरी तरह श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि समय क्या है, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये सारी बातें सिलेबस में आ सकती हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो ग्रीक था अलेक्जेंडर दी ग्रेट उस पे से हटेगा उसके नाम के आगे, क्योंकि एक तो उसके आक्रमण का वर्णन भारत में किसी भी जो रिकॉर्ड्स हैं भारतीय उनमें नहीं मिलता है। जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो यूनानियों के ही हैं। और ये सोचिए कि आप उन्होंने जो लिखा है हमारे इतिहास में, जो हम सिलेबस में पढ़ाते हैं कि पोरस युद्ध हार गया था, तो ये यूनानियों ने ही लिखा है ऐसा। तो और उन्होंने द ग्रेट लिख के और इस तरह का जो किया है। और दूसरा उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोट्स जो उन्होंने लिखा है, तो ये उसको चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं। तो आजकल जो लोग काम कर रहे हैं हमारे शास्त्रों पर और उन पे बाकी कार्यों पे, तो वो कहते हैं कि सेंड्रो कोट्स वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था जो यूनानी लिखते हैं। तो अलेक्जेंडर दी ग्रेट, अगर वो दी ग्रेट था तो उसकी कोई जीती हुई सेना क्या कभी वापस मजबूर करती है अपने राजा को वापस जाने के लिए, जो व्यास नदी से आगे जाने से उसके सैनिकों ने इनकार कर दिया था। तो ये भी सब क्योंकि उन्होंने ही लिखा है, हमारे यहाँ उनका वर्णन नहीं मिलता। कुछ जो ट्राइबल जातियाँ थी, ट्राइबल का मतलब उस वक्त क्योंकि जंगल ज़्यादा थे और जो हमारे शुरू से ही हमारे पूर्वजों का रहन सहन था वो इसी तरह प्रकृति के बीच में ही रहने का था, तो इस तरह की कुछ जातियों से वो हारा भी है यहाँ पे, उन्होंने भी इस तरह के वर्णन दिए हैं। तो ये सब इतिहास में बदलने वाला है। दूसरा एक हम देखते हैं कि चंगेज़ खां को ये बड़ा क्रूर शासक बताते हैं जो सिलेबस में, तो री राइटिंग में जो है ये भी बदलेगा, क्योंकि जो उसने खलीफा था, जो बगदाद का खलीफा, उसको जो है पीट पीट कर डंडों से मार दिया था और वहाँ कुछ आगजनी भी की थी। तो वो इसलिए की थी कि उसके दामाद को खलीफा ने मरवा दिया था, वो कोई डेलीगेशन लेके गया था, तो उसका बदला लेने के लिए कहा था उसने जो इस तरह का जो कार्य किया। तो अदरवाइज़ उसका इस तरह का रिकॉर्ड नहीं था। दूसरा ये कहते हैं कि उसकी समाधि पर त्रिशूल बना हुआ है और उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कहते हैं भारत को पवित्र भूमि मानता था, अपने पूर्वजों की भूमि मानता था। तो ये भी कुछ बदलने वाला है जो सिलेबस में पढ़ाते हैं री राइटिंग में, कि वो चंगेज़ खान था जो एक हिंदू था। ये आमतौर पर या तो बहुत बौद्धों की कोई ऐसी शाखा में से मानते हैं या इस तरह का कुछ दिखाते हैं सिलेबस में। तो उसकी कोई पाँचवीं छठी पीढ़ी ने फिर ये सेंट्रल एशिया में जो मुस्लिम लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया था इस्लाम धर्म में, उसकी जो आगे वंशज थे। अदरवाइज़ वो जो है वो हिंदू संस्कृति को मानने वाला, हिंदू धर्म को मानने वाला ही व्यक्ति था। इस तरह का री राइटिंग में शामिल हो सकता है। और उसके बाद जो हम देखते हैं कि मॉडर्न इतिहास में भी, आधुनिक इतिहास में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी सभ्यता के विरुद्ध हैं, तो उनमें भी काफ़ी कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।